हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्लांट वाटर रिलेशन या पादप जल संबंध चैप्टर में पिछले लेक्चर के अंदर हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट इसकी एक टॉपिक की स्टडी करेंगे जिसे प्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। अब होता क्या है जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस? जब हम कोई भी प्लांट सेल लिया हमने और उसे किसके अंदर रख दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, यानी पादप की कोशिका में पानी ज़्यादा हो और जो सॉल्यूशन जिस विलयन के अंदर हम रख रहे हैं उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम रखेंगे तो पादप कोशिका का जो जल है वो बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर आता है, क्योंकि वहाँ पानी कम है जबकि सेल के अंदर ज़्यादा है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी जिसे हम एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य परासरण कहते हैं। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के पास पास हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है वो सेल वॉल से अलग हो जाती है। पहले एक दूसरे के बिल्कुल पास होती है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में अलग होना शुरू हो जाएगी। इस स्टेज को हम प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी जैसे ही हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा उसमें से पानी निकलना शुरू हुआ, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली एक दूसरे से अलग हो जाती है। इन जब अलग होगी इस स्टार्टिंग प्रोसेस में प्लाज्मोलाइसिस की में, तो इसे प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो वैक्यूल या रिक्तिका पादप कोशिका के अंदर पाई जा रही है, सेंट्रल वैक्यूल, उसका आकार घट जाता है, धीरे धीरे उसका आकार कम होने लगता है, क्योंकि जो जल बाहर जा रहा है सेल से वो किसके अंदर प्रेजेंट था, वैक्यूल में। तो रिक्तिका से जल बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे आकार कम होगा और वो दिखाई देना बंद हो जाएगी। लास्ट कंडीशन में वो दिखाई देना बंद हो जाती है। और जब वैक्यूल दिखाई देना बंद हो जाती है तो उस प्रोसेस को एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस या पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार की इसके यानी दो टाइप्स इसके हो सकते हैं, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन और दूसरा वाला कौन सा होता है, पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स ने अपना पानी लूज कर दिया, वैक्यूल से पानी बाहर चला गया। वैक्यूल से पानी बाहर चला गया यानी साइटोप्लाज्म जो था उसके अंदर भी पानी की मात्रा कम हुई। इस प्रोसेस को साइटोप्लाज्म, जब वैक्यूल से पानी बाहर चला जाएगा, वैक्यूल का आकार छोटा हो गया, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है, जिसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के सेंटर में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। पहले सेल के सेंटर में क्या थी, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल थी, लेकिन वो जब लुप्त हो गई तो सेंटर में क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट होकर एक, जैसे पहले तो पूरे उसमें फैला था पौधे की कोशिका के अंदर, लेकिन जब प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगी तो प्रोटोप्लाज्म एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पर जाकर पॉजिटेट हो जाएगा जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हैं। इस क्रिया को ही प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है या जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। और यदि पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन लगातार चलता रहे तो उसके कारण सेल की डेथ हो सकती है। पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन का मतलब है पूरा वाटर बाहर निकल गया, सिकुड़ गई है, जो हमारी जो सेंट्रल वैक्यूल है वो दिखाई नहीं दे रही है, पानी खत्म है। और जब सेल के अंदर पानी खत्म है, पानी जब उसके अंदर खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाती है। और प्लाज्मोलाइज जो सेल है यानी जीवद्रव्य कुंचित जो सेल है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच
जो स्पेस बनता है, जब पानी बाहर निकलेगा तो स्पेस बनेगा, उस स्पेस के अंदर कौन सा सॉल्यूशन भरा रहता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसमें भरा रहेगा, या उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन, उसके अंदर भरा रहता है। अब ये तो जीव द्रव्य कुंचन था, इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस होती है जीव द्रव्य विकुंचन। जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम किस सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, क्योंकि वो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है। तो उसके अंदर रखेंगे तो वो पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी अंदर आएगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी अंदर आता है, जिसके कारण सेल अपना आकार वापस से प्राप्त कर लेती है। इस प्रोसेस को हम डीप प्लाज्मोलाइसिस, या उसको बोला था प्लाज्मोलाइसिस, इसको बोलेंगे डीप प्लाज्मोलाइसिस। वो जीव द्रव्य कुंचन था, इसे जीव द्रव्य विकुंचन के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है जैसे आरबीसी जो है उसका फूलकर फटना। आरबीसी को जब हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी के अंदर पानी जाता है, आरबीसी फूलकर फट जाती है। डीप प्लाज्मोलाइसिस का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया जो जीवाणु जो होते हैं वो सॉल्टेड जो पिकल्स या अचार वगैरह जो होते हैं, जैम जो होते हैं, उनके अंदर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, सर्वाइव नहीं रह पाते हैं। इसीलिए जो अचार होते हैं उनके अंदर नमक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो बाहर जो सॉल्यूशन है, जो अचार के अंदर जो सॉल्यूशन बना हुआ है, वो बैक्टीरिया को उसके अंदर जीवित नहीं रहने देगा। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ऑस्मोटिक रूप से रेजिस्टेंस होते हैं, यानी माइकोप्लाज्मा के अंदर परासरण प्रतिरोधी की क्षमता पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा पर परासरण की प्रोसेस नहीं हो पाती है। माइकोप्लाज्मा में ऑस्मोटिक रेजिस्टेंस का या परासरण प्रतिरोधी का गुण पाया जाता है। इसी तरह से एक स्पाइरोगायरा एल्गी है। तो स्पाइरोगायरा क्या है? फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है, स्वच्छ पानी में मिलने वाली हरी शैवाल है। यदि इस स्पाइरोगायरा को हम समुद्र के पानी के अंदर रख देंगे तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन का फर्क हो जाता है। समुद्र के पानी, फ्रेश वाटर में नमक नहीं होगा, लेकिन जो समुद्र का पानी है उसके वाटर में सॉल्ट पाया जा रहा है, नमक पाया जा रहा है। इसलिए जो फ्रेश वाटर वाले स्पाइरोगायरा हैं वो किसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं? सीज के अंदर उनको छोड़ा जाएगा, सीज के अंदर उनको डाल दिया जाए, समुद्र के अंदर उनको यदि छोड़ दिया जाए तो वो उसके अंदर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करना है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस। अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब किसी प्लांट सेल को, जब कोई पादप कोशिका है उसको हमने किसके अंदर रखा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक विलयन के अंदर रखा। हाइपरटोनिक एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा सेल के कंपैरिजन में क्या होगी? कम। हाइपर का मतलब होता है कम, तो जल की मात्रा सेल के कंपैरिजन में कम होगी, उसे हम कौन सा विलयन बोलेंगे? हाइपरटोनिक विलयन। तो क्या होगा? ये जो प्लांट कोशिका है यह बाह्य परासरण दर्शाती है, बाह्य परासरण, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया इसके अंदर होगी, क्योंकि कोशिका में जो पानी है वो पानी इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आने लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य परासरण। इसके बाद स्टार्टिंग में क्या होगा? जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो जैसे ये प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, और सामान्य स्थिति में ये कंडीशन है सेल वॉल। इसके बाद साथ में क्या पाई जा रही है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका झिल्ली है, ये सेल वॉल है, CW सेल वॉल कोशिका भित्ति, ये सेल मेम्ब्रेन है, CM सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली है। सामान्य रूप से क्या है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है, जुड़ी होती है, पास पास होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस होगी एक्सोऑस्मोसिस की, जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो क्या होगा? जो ये CM है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली सेल वॉल से अलग हो जाती है,
यानी इसमें अब क्या कंडीशन आ जाएगी, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल वाला पार्ट है, और अंदर सेल मेम्ब्रेन जो पहले पास में थी वो इससे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन इससे दूर हो जाएगी। वही सेम, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो स्टार्टिंग में जब एक्सोऑस्मोसिस या बाह्य परासरण की क्रिया हो रही है तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, और ये जो प्रोसेस है कोशिका भित्ति का कोशिका झिल्ली से अलग हो जाना, इसे ही हम प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। स्टार्ट हुआ है इसलिए इसको क्या बोला है, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन के नाम से इसे जाना जाता है। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस इसे बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। तो प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन का मतलब याद रखना है, जब किसी पादप सेल को हमने हाइपरटोनिक विलयन के अंदर रखा तो क्या होगा, बाह्य परासरण की क्रिया होगी, जल के अणु पादप कोशिका से उस हाइपरटोनिक विलयन में जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, जो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है एक दूसरे से अलग हो जाती है, और जब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली एक दूसरे से दूर होगी, अलग होगी, उसे प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन या इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। इसके बाद की कंडीशन में क्या होगा, जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है, जनरल कंडीशन में ये प्लांट सेल है, ये सेल वॉल हो गई, ये कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सामान्य अवस्था में ये पाई जा रही है। इसके अंदर जो वैक्यूल होती है, अंदर की तरफ रिक्तिका पाई जाती है, ये सेंट्रल वैक्यूल पाई जा रही है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रल वैक्यूल, केंद्रीय रिक्तिका है। सामान्य स्थिति में सेल ये होती है, लेकिन जब ये प्रारंभिक यानी जीवद्रव्य कुंचन बाह्य परासरण हुआ, सबसे पहले तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से दूर हुई। इसके बाद क्या होगा, जो ये सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका पाई जा रही है, इसका साइज घटने लगता है, और साइज घटते घटते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब ये दिखाई देना बंद हो जाती है, बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई देगी। तो इस कंडीशन को, यानी अब इसमें क्या होगा आगे, सेल वॉल, ये वाली कंडीशन आई सबसे पहले तो, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन। प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की कंडीशन है सेंट्रल वैक्यूल केंद्रीय रिक्तिका थी, ये धीरे धीरे अपना आकार घटाएगी, ये आकार घटा, पहले ये हो गई, फिर नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होगा, और इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इसका साइज या आकार छोटा हो जाता है, ये हो जाएगा। और लास्ट कंडीशन ऐसी आएगी जब इस कोशिका के अंदर जो केंद्रीय रिक्तिका है या सेंट्रल वैक्यूल जो है वो दिखाई नहीं देती है, सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। और जब ये कंडीशन आ जाए, जब केंद्रीय रिक्तिका सेंट्रल वैक्यूल पादप कोशिका के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, तो इस प्रोसेस को पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन, इस प्रोसेस को पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। यानी जब सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अलग हो गई और सेंट्रल वैक्यूल भी दिखाई देना बंद हो गई, केंद्रीय रिक्तिका धीरे धीरे अपना आकार घटाती है और दिखाई देना बंद हो जाती है, इसे पूर्ण जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। इसे क्या बोला जाता है, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखना है। स्टार्टिंग से एक बार बताते हैं, जीवद्रव्य कुंचन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पादप कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा, बाह्य परासरण होगा। बाह्य परासरण जब स्टार्ट होगा,
शुरुआत में जब ये प्रोसेस होती है तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग हो जाती है, जिसे प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसके बाद जो इसकी सेंट्रल वैक्यूल है, केंद्रीय रिक्तिका है पादप कोशिका की, उसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है, उसका साइज धीरे धीरे घटेगा और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देना बंद हो जाती है। और जब पादप कोशिका में सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देना बंद हो जाएगी तो इस प्रोसेस को पूर्ण जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूल ने अपना पानी लूज किया। वैक्यूल क्यों घटी, क्योंकि वैक्यूल के अंदर जो पानी था वो हट गया, वो बाहर चला गया, इस सॉल्यूशन के अंदर चला गया। सेकंड, साइटोप्लाज्म श्रिंक हुआ, तो पानी कम होगा तो जीव कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और क्लोरोप्लास्ट, इन सब कारणों से क्लोरोप्लास्ट इस प्रकार की प्लांट सेल में सेंटर में दिखाई देने लगता है। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जो सेंट्रल वैक्यूल हट जाएगी, लुप्त हो जाएगी, साइटोप्लाज्म भी सिकुड़ जाएगा और लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट है साइटोप्लाज्म के सिकुड़ने के कारण वो बीच में या सेंटर में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अब डेफिनेशन क्या है, जो जब किसी प्लांट सेल को हम किसके अंदर रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो उसका प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, जिसे ही जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा ये है, जब किसी पादप सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मॉस के रूप में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इस प्रोसेस को ही, इस प्रक्रिया को ही जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे याद रखना है। किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखने पर उसका जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है, एक अनडिफरेंशिएटेड मॉस के रूप में एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, उसे ही किस नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। जिसकी दो स्टेज होती है, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन और दूसरी स्टेज क्या होती है, पूर्ण जीव द्रव्य कुंचन होगी। यानी इसको हम रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से दिखाई देगा। इसके अंदर जो जैसे ये सेल वॉल, इस सेल मेम्ब्रेन डिटैच हो गई और जो साइड जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गया। जो क्लोरोप्लास्ट है वो इसके अंदर कहाँ दिखाई देने लगेगा, सेंटर में दिखाई देने लगेगा। तो ये जीव द्रव्य कुंचन की प्रोसेस है या प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस इसे बोला जाएगा। एक बात फिर से रिवाइज करता हूँ, जब किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, इस क्रिया को ही जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और यदि पूर्ण जीव द्रव्य कुंचन लगातार चलता रहेगा तो उस सेल की डेथ हो जाती है। यानी पूर्ण जीव द्रव्य कुंचन यदि कंटिन्यूअस रहे, ये प्रोसेस यदि लगातार चलेगी तो इस प्रोसेस के लगातार चलने पर पादप सेल जो है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। क्योंकि जो पानी है पूरा प्लांट सेल का बाहर निकल जाएगा। पानी जब बाहर निकल गया, डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेसेज है, प्रक्रियाएं जो है वो रुक जाती है। डिफरेंट टाइप की प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो प्लांट सेल के अंदर चल रही है वो रुक जाएगी और उनके रुकने के कारण उस प्लांट सेल की डेथ हो जाती है। वह प्लांट सेल क्या हो जाती है, मर जाती है। आगे एक प्लाज्मोलाइट जो सेल है या हम बोले हिंदी में जीव द्रव्य कुंचित जो कोशिका है, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। यानी ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, इसमें भी हम यहाँ पर बनाया तो ये जो सॉल्यूशन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जा रहा है,
ये सॉल्यूशन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन होगा। या इस हाइपरटोनिक विलयन को ही हम क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक विलयन को ही किस नाम से और जाना जाता है? प्लाज्मोलाइजिंग विलयन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो याद क्या रखना है? जो जीवद्रव्य कुंचित कोशिका है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हुई है, जीवद्रव्य कुंचन की क्रिया जिसके अंदर हुई है, उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या कौन सा सॉल्यूशन पाया जाता है? प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो खाली जगह हुई है ना, कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली अलग हुई है, तो उस जगह पर कौन सा सॉल्यूशन पाया जाता है? प्लाज्मोलाइजिंग विलयन या हाइपरटोनिक विलयन या सॉल्यूशन उसके उस स्थान पर, बीच के स्थान पर पाया जाता है। अब इसी की जस्ट अपोजिट प्रक्रिया है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन, इसे बोलते हैं हम डीप्लाज्मोलाइसिस, डीप्लाज्मोलाइसिस। इसी की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है जीव द्रव्य विकुंचन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है? जब एक प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल, जैसे एक ये प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल है, जीव द्रव्य कुंचित पादप कोशिका है, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर आते हैं, जिससे जो सेल है वो अपना नॉर्मल शेप और साइज प्राप्त कर लेती है। सेल का नॉर्मल शेप हो जाएगा, सेल की नॉर्मल साइज हो जाएगी। इस प्रोसेस को ही जीव द्रव्य विकुंचन या डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? डीप्लाज्मोलाइसिस को हम डिफाइन करेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, जीव द्रव्य कुंचित पादप कोशिका को, पादप कोशिका को किसके अंदर रखा हमने? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक विलयन में रखा जाता है, तो कौन सी प्रक्रिया होगी? अंतःपरासरण, अंतःपरासरण की क्रिया होगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसमें जल ज्यादा है, और इस प्लांट सेल में जीव द्रव्य कुंचित है, तो जल की मात्रा क्या है? कम है, जल नहीं पाया जा रहा है, बहुत कम पाया जा रहा है। तो क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी किसके अंदर जाएगा? जीव द्रव्य कुंचित पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। इस क्रिया को हम अंतःपरासरण बोलेंगे। और इस अंतःपरासरण के कारण कोशिका जो है अपनी, कोशिका अपना, अंतःपरासरण के कारण जो सेल है अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेती है, पुनः प्राप्त कर लेती है। जैसे स्टार्टिंग में थी, जब जीव द्रव्य कुंचन स्टार्ट हुआ था, जैसी सेल थी उसी तरह की सेल अपने पुनः वापस अपना आकार गेन कर लेगी, अपनी नॉर्मल शेप और साइज को वो गेन कर लेगी। इस घटना को जीव द्रव्य विकुंचन या डीप्लाज्मोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा था तो बाह्य परासरण हुआ, पानी बाहर निकला। यहाँ हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है, अंतःपरासरण होगा, पानी कोशिकाओं के अंदर जाएगा। तो पानी जब सेल के अंदर एंटर करेगा तो सेल अपना जो शेप और साइज है वापस अपना शेप और साइज गेन कर लेती है। इस प्रोसेस को हम जीव द्रव्य विकुंचन या डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब इसके एक एग्जाम्पल है जो जीव द्रव्य विकुंचन की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है उसका एग्जाम्पल आरबीसी के अंदर हमें दिखाई देता है। आरबीसी में
आरबीसी को जब हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी आरबीसी को जब किस में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक विलयन के अंदर हम आरबीसी को रखते हैं, तो आरबीसी फूलकर फट जाती है। और आरबीसी, इसका क्या प्रभाव होगा, आरबीसी फूलकर फट जाती है। और आरबीसी का फूलकर फटने की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है प्लाज्मोप्टाइलिस, प्लाज्मोप्टाइसिस, प्लाज्मोप्टाइसिस। यानी आरबीसी को जब हमने ऐसे विलयन के अंदर रख दिया जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, हाइपोटोनिक का मतलब है पानी की मात्रा ज़्यादा है, आरबीसी में कम है, तो आरबीसी के अंदर पानी एंटर होगा, एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, अंतःपरासरण की क्रिया होगी और आरबीसी फूलकर फट जाती है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है आरबीसी एनिमल सेल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इस एनिमल सेल में जब पानी अंदर एंटर करेगा, सेल मेम्ब्रेन उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाएगी और उसके कारण वो फट जाएगी। यदि प्लांट सेल होती तो सेल वॉल की वजह से वो फटती नहीं है, लेकिन एनिमल सेल जो है वो सेल वॉल उसके अंदर पाई नहीं जा रही है, तो सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, तो आरबीसी फूलकर फट जाएगी। इसे हम प्लाज्मोप्टाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया या जीवाणु है, वो जीवाणु जो है सॉल्टेड जो पिकल होते हैं या नमक वाले जो अचार होते हैं उनके अंदर जीवाणु क्या नहीं कर पाते हैं, वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अचार को खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। नमक का यूज क्या है, जीवाणु एक तरह का वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, जैसे ही जीवाणु उसके अंदर आएंगे तो क्या होगा, वो जो लिक्विड तेल है, नमक है, वो उसके अंदर एंटर होंगे बैक्टीरिया के अंदर और वो उस बैक्टीरियल सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो नमक वाला अचार है, बैक्टीरिया जो है वो नमक वाले अचार में, या जेम्स जो होती है, जेम्स जो हम खाने में काम में लेते हैं, उसके अंदर क्या नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा परासरण प्रतिरोधी होता है, ऑस्मोटिक बैरियर होगा। माइकोप्लाज्मा की विशेषता क्या है, माइकोप्लाज्मा ऑस्मोटिकली रेजिस्टेंस होते हैं। माइकोप्लाज्मा को यदि हमने रख दिया इसके अंदर तो उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर ये विशेषता पाई जा रही है, माइकोप्लाज्मा परासरण के लिए प्रतिरोधी होता है, इसमें परासरण की प्रोसेस नहीं पाई जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो परासरण क्रिया के लिए प्रतिरोधी होगा, रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट एक एल्गी होती है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा किस प्रकार की एल्गी है, ऐसा शैवाल है, ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, हरित शैवाल है, किसके अंदर मिलेगा, फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला। अब इसको यदि हमने किसके अंदर रख दिया, समुद्र के पानी में, समुद्र के पानी में हमें पता है सॉल्ट प्रेजेंट है, तो ये स्पाइरोगायरा समुद्र में क्या नहीं कर पाता है, वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि स्वच्छ जल के अंदर कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं था, वहां पर वृद्धि करने वाला शैवाल है सामान्य रूप से स्पाइरोगायरा। समुद्र के अंदर डाला, वहां पर सॉल्ट प्रेजेंट है, नमक उपस्थित है, इसलिए उस नमक की उपस्थिति के कारण ये वृद्धि नहीं कर पाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन के बारे में बताते हैं।
आरबीसी है उसको ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जिसमें पानी ज़्यादा है, आरबीसी के अंदर पानी अंदर एंटर करेगा। एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है फट जाएगी, आरबीसी फूलकर फट जाएगी। इसको प्लाज्मोप्टाइसिस कहते हैं। जीवाणु वगैरह जो है वो अचार के अंदर ग्रोथ नहीं करे, इसलिए उसमें क्या डाला जाता है, सॉल्ट का यूज किया जाता है। सॉल्ट जो है एक सॉल्यूट है एक तरह का, तो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन को, सांद्रता को बढ़ा देता है, इसलिए वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। माइकोप्लाज्मा परासरण के लिए प्रतिरोधी होता है, रेजिस्टेंस होता है। स्पाइरोगायरा स्वच्छ जल में पाया जाने वाला हरित शैवाल है। जब इसको समुद्र में डाल दिया जाएगा, स्वच्छ जल की जगह लवणीय जल में डाल दिया जाएगा, वहाँ नमक प्रेजेंट है, इसलिए ये वहाँ पर क्या नहीं कर पाता है, वृद्धि नहीं कर पाता है। तो ये जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो बुक के अंदर जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन के बारे में पॉइंट्स दिए हुए हैं उनकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।